बच्चों के एग्जाम चल रहे थे और इस वजह से रात को बैठकर मैं उनके एग्जाम पेपर सेट कर रही थी। ये सब करते करते मुझे काफी देर हो गई थी। तभी अचानक से मेरी आंखों पर एक सफेद रंग की रोशनी बस कुछ सेकंड्स के लिए पड़ी और बुझ गई। मैं हैरान थी कि अचानक से ये रोशनी कहाँ से आई। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि चारों तरफ तो सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे लगा कि हो सकता है दूर कहीं से कोई गाड़ी गुजर रही हो और अचानक से उसकी ही लाइट मेरे कमरे तक आ पहुंची हो। ये सोचकर मैं वापस पलटी। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाई तरफ जो गर्ल्स हॉस्टल था, वहां से कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। मुझे वहां का कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने बालकनी से आगे की तरफ झुकते हुए झांक कर देखने की कोशिश की तो मेरा शक बिल्कुल सही था। वहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 वजूद मुझे दिख रहे थे और उन तीनों ने ही अपने सर पर एक लंबी सी शॉल डाली हुई थी। मैं समझ गई कि हॉस्टल की लड़कियां हैं जो कि इतनी रात में कहीं छुपकर जा रही हैं। लेकिन मैं हैरान थी कि ये लड़कियां तो देख नहीं सकती हैं क्योंकि ये एक ब्लाइंड गर्ल स्कूल है जहां पर सभी स्टूडेंट्स दिव्यांग हैं। और फिर ये लड़कियां इतने आराम से रात के इस अंधेरे में इतनी जल्दी जल्दी भला कैसे जा सकती हैं। वो लोग स्कूल के पीछे की तरफ मुड़ गए थे, इसलिए मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था। मैं तुरंत ही तेजी से टेरेस की तरफ भागी और जब मैंने टेरेस से देखा तो मुझे वो लोग इस वक्त साफ नजर आ रहे थे। उन्हें ध्यान से देखने पर साफ समझ आ रहा था कि उन तीनों में से जो एक इंसान था वो ही उन लड़कियों को सहारा देकर स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर लेकर जा रहा था। इसका मतलब कोई तो था जो इन लड़कियों को कहीं ले जा रहा था। लेकिन भला वो कौन था? दीवार के उस पार पहुंचने के बाद उसने धीरे से पीछे का दरवाजा खोला और वो बाहर निकल गए। मैं उचक उचक कर देखने की कोशिश करती रही कि अब वहां पर क्या हो रहा है। कुछ देर तो मुझे वहां कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर थोड़ी ही दूर जो आगे सड़क दिखती है वहां पर एक सफेद रंग की वैन नजर आई। मैं समझ गई कि वो तीनों उस वैन में बैठकर जा चुके हैं। लेकिन वो कौन थे और कहाँ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं यहीं रुककर इनके वापस लौटने का इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि ये लोग भला कौन हैं, क्योंकि लौटने के बाद जब ये अपने अपने कमरों में जाएंगे तो मुझे अपने आप ही पता चल जाएगा कि आधी रात को स्कूल से बाहर जाने वाले ये कौन लोग हैं। लेकिन अफसोस, कई घंटे इंतजार करने के बाद मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी और फिर मैं कुछ देर सुस्ताने के लिए वहीं जमीन पर बैठ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं गहरी नींद के आगोश में समा गई। सुबह चिड़ियों की चहचहाट पर मेरी आंखें खुली। मैंने अपनी आंखें मलते हुए खोली तो सुबह की भोर हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई कि मैं पूरी रात यहाँ टेरेस पर ही बैठी रही। हल्की हल्की ठंड भी मुझे लग रही थी। मैं उठते ही तुरंत फिर से उस स्कूल की दीवार की तरफ देखने लगी, लेकिन वो दरवाजा अभी भी बंद था। न जाने वो लोग अभी भी वापस लौटे हैं या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि मेरी आंख लग गई हो तब वो वापस आ चुके हो। लेकिन अब मैं और उनका इंतजार नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार होना था। मैं तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। एग्जाम शुरू हो चुके थे। मैं क्लास में टहल टहल कर हर एक लड़की को देख रही थी और सोच रही थी कि इनमें से भला कौन वो लड़की हो सकती है जो रात में गई थी और इन्हें ले जाने वाला कौन होगा। मुझे शक होने लगा कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है और इसमें स्कूल का ही कोई इंसान शामिल है। मेरा नाम मानसी है। मैं इस स्कूल में सिर्फ 1 महीने पहले ही ज्वाइन करके आई हूँ। मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ। मेरी एक 7 साल की बच्ची भी है जो इस स्कूल के हॉस्टल में मेरे साथ में ही रहती है। उसका स्कूल यहीं पास में ही है, वो वहां पर पढ़ती है। मेरी शादी मेरे पिताजी ने एक ऐसे घर में की थी जहां उन्हें लगा कि उसी जगह पर शादी करने से उनका भी समाज में रुतबा काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। लेकिन वो लोग जितने पैसे वाले थे उतने ही ज्यादा लालची और गिरी हुई सोच के थे। शुरू में तो मेरे पति ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मुझसे तरह तरह की मांगे करने लगा और मैंने जब उसका विरोध किया तो बदले में उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस बीच जब मैं पेट से हुई तो मुझे लगा कि शायद मेरा पति बदल जाएगा,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसने तो एक नई जिद पकड़ ली कि मुझे लड़का ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन ना तो ये बात मेरे पति को समझ आती थी और ना ससुराल वालों को। और फिर जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उन सब ने मुझे और मेरी बेटी को कोसना शुरू कर दिया। मैं उनके हर एक जुल्म को चुपचाप सहती रही, सिर्फ ये सोचकर कि मुझे और मेरी बेटी को इन लोगों से सहारा है। लेकिन जब एक दिन मैंने अपने पति को मेरी बेटी की जान लेते हुए देखा, उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट चुका था और मैं अपने अंदर सारी हिम्मत समेटते हुए अपने पति पर मैंने पहली बार हाथ उठाया था और उसे इतना मारा था कि वो अस्पताल पहुंच गया था। मेरे ससुराल वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी हिम्मत भी कर सकती हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन शायद इसीलिए कहते हैं इस दुनिया में माँ से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। जब उसके बच्चे पर मुसीबत आती है तो वो किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और मैंने भी वही किया था। और फिर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला किया और अपने पति को तलाक दे दिया। इस बात से मेरे पापा मुझसे बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वो भी सेम मेरे पति की मेंटेलिटी वाले थे। वो भी लड़का लड़की में बहुत भेदभाव करते थे। मेरा पूरा बचपन पापा के ताने और भेदभाव को देखते सुनते ही बीता था। मेरे दादी बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे। मैंने जो कुछ भी पढ़ाई की थी उसमें सबसे बड़ा सहयोग सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का था। उनकी वजह से ही मैं ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिख पाई थी। अगर वो न होती तो शायद मैं अपने पैरों पर कभी खड़ी भी नहीं हो सकती थी। लेकिन अब जब मैं अपनी बेटी के साथ अपने माँ के पास लौट आई तो अब तो मैं और भी ज्यादा अपने पिता को बोझ लगने लगी थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती भी की कि वो बस मुझे कुछ दिनों के लिए सहारा दे दें ताकि मैं अपना इंतजाम कर सकूं। लेकिन वो तो इस बात के पीछे पड़ गए थे कि मैं उनकी समाज में नाक कटवा दी है। वो चाहते थे कि मैं अपने पति से माफी मांगूं और उसके पास वापस लौट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो आदमी मेरे बच्चे की जान का दुश्मन बना हुआ था। इस वक्त मेरी एक सहेली ने मुझे सलाह दी कि मैं दिव्यांग शिक्षक का कोर्स करूं, जिसके तहत सरकार की तरफ से काफी सारी वैकेंसीज निकलती हैं। उसकी दिखाई हुई इस दिशा में मैंने अपना कदम बढ़ाया और 1 साल के कोर्स को जैसे तैसे कंप्लीट किया और ऊपर वाले की कृपा से जैसे ही वैकेंसी निकली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया और मैं अपने नरक जैसे मायके को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे लगा था कि मेरी नौकरी लग गई है तो कम से कम अब तो मेरे पिता को मुझ पर गर्व होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस रूढ़िवादी आदमी को अपनी नाक सिर्फ तभी ऊंची नजर आ रही थी जब उसकी बेटी अपने ससुराल में जाकर पति से माफी मांगती और वहां पर दिन रात पिटती रहती। मैं आत्मनिर्भर थी और अपनी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए मैंने हॉस्टल में रहने के लिए भी अर्जी दे दी थी और जल्दी ही मेरी अर्जी मंजूर हो गई और फिर मैं अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए यहाँ चली आई। इन बच्चियों को देखकर भी मुझे बहुत दुख होता है। भगवान ने इनकी जिंदगी से रोशनी ही छीन ली है, बल्कि इनके अपनों का प्यार भी इनसे छीन रखा है। ये ज्यादातर लड़कियां ऐसी ही हैं जो कि सरकार के रहमो करम पर पल रही हैं। उनके परिवार वाले इन्हें अपने बोझ समझते हैं और इनसे कोई भी मतलब नहीं रखते हैं और ये अपनों के प्यार के लिए तरसती रहती हैं। इनके लिए सिर्फ यही एक दूसरे का सहारा है। मैं जब से यहाँ आई थी मैंने ये चीज नोटिस की थी कि ये बच्चियां बहुत कम बोलती हैं। मुझे शुरू शुरू में तो यही लगा कि शायद उनकी जिंदगी इतनी कठिन है, इस वजह से ही ये ऐसा व्यवहार करती हैं। लेकिन जब से मैंने उस रात वो घटना देखी थी तब से मुझे ये मामला कुछ और ही लग रहा था। इसीलिए मैंने इन सभी पर नजर रखना शुरू कर दिया था। क्लास की कुछ बच्चियों से मैंने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की, उनको समझाया कि अगर उन्हें कभी भी किसी तरह से मेरी जरूरत पड़े तो वो बेझिझक मुझसे अपने मन की बात कह सकती हैं। जिस पर उन्होंने हामी तो भरी, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। वो बच्चियां अक्सर हम टीचर्स के सामने खामोश सी ही रहती थीं, लेकिन आपस में कुछ न कुछ बात करती रहती थीं।
अगले दिन रात को मैंने फिर से वही नजारा देखा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि जरूर कोई है जो इन बच्चियों के अंधेपन का फायदा उठा रहा है। इसीलिए मैं दौड़कर नीचे गई। मैंने सोचा कि यहाँ पर जो गेट पर गार्ड है वो अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहा है। उसे ख्याल ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे से पीछे के रास्ते से इन बच्चियों को कोई अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं दौड़कर उस तरफ गई जहां पर गार्ड बैठा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर तो गार्ड था ही नहीं। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब ये था कि शायद वो जो तीसरा शख्स होता है वो और कोई नहीं, गार्ड ही था जो उन बच्चियों को लेकर कहीं जा रहा था। मुझे अब उस गार्ड पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोच लिया था कि मैं इसकी शिकायत प्रिंसिपल सर से जरूर करूंगी। ये सोचते हुए ही मैं पलटकर वापस अपने रूम की तरफ जाने लगी कि तभी मुझे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से साइड में छुप गई और मैंने देखा तो वो और कोई नहीं, गार्ड ही था। वो बाथरूम गया हुआ था। मैं एक बार फिर हक्का बक्का रह गई। अगर गार्ड यहाँ पर है तो फिर उन लड़कियों को लेकर कौन जा रहा है? इसका मतलब इस गार्ड को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो उलझ कर ही रह गई थी कि भला यहाँ पर ये क्या हो रहा है। मुझे ये मामला ठीक से पता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस बारे में प्रिंसिपल सर को बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है। यही सोचकर मैं प्रिंसिपल सर के पास गई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उनसे ये बात कहूँ, लेकिन फिर मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो दंग रह गए। फिर वो मुझसे कहने लगे, मिस मानसी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप यहाँ पर जिस काम के लिए आई हैं उस पर ध्यान दें, बाकी चीजों पर नहीं। और अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो फिर ठीक है, मैं इस मामले की जांच अपने स्तर पर खुद से ही करूंगा। लेकिन आप किसी भी मैटर में नहीं पड़िए, क्योंकि आप भी जानती हैं कि ये स्कूल नॉर्मल बच्चियों का नहीं है। यहाँ पर दिव्यांग बच्चियां हैं और वैसे तो उनके पेरेंट्स को उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी वैसी बात हुई तो हंगामा काटने के लिए उनके माँ बाप सबसे पहले स्कूल में आकर खड़े हो जाएंगे। और फिर मुझे नहीं लगता कि आप भी किसी मुसीबत में पड़ना चाहेंगी, क्योंकि आप पर भी आपकी छोटी बच्ची की जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल सर की बात मुझे ठीक लग रही थी, क्योंकि ये तो बात सही थी। मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। प्रिंसिपल सर ने कहा, इसीलिए आप फिलहाल सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और बाकी मैं सारी चीजों को खुद देख लूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। मैं अब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा चुकी थी, इसीलिए मैंने भी सोच लिया कि अब मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगी। मेरी बेटी रिया का रिजल्ट आया था, लेकिन उसके मैथ में बहुत ही बुरे मार्क्स आए थे, जिस वजह से वो भी बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी कि माँ, मुझे मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हालांकि मैं उसे पढ़ाती थी, लेकिन कई बार स्कूल के कामों की वजह से मैं उसे हर रोज वक्त नहीं दे पाती थी। मेरे कलीग विजय सर ने जब मुझे परेशान देखा तो वो मुझसे पूछने लगे, क्या बात है मानसी मैडम, आप किस सोच में डूबी हैं? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं क्यों परेशान हूँ। वो मुस्कुराकर कहने लगे, बस इतनी सी बात है। अरे आपकी परेशानी को तो मैं चुटकियों में हल कर देता हूँ। मैं खुद एक मैथ टीचर हूँ, इसीलिए आप एक काम करिए, आप रिया को रोज शाम को 1 घंटे के लिए मेरे पास भेज दिया करिए। मैं उसे अच्छे से मैथ समझा दूंगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मुझे बहुत तसल्ली मिली। उस दिन के बाद से रिया हर रोज विजय के साथ मैथ्स पढ़ने जाने लगी और वो बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे मैथ्स धीरे धीरे समझ आने लगी थी। इस वजह से मेरी भी विजय से अब काफी बातचीत होने लगी थी और हमारे बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैं विजय से अपने अतीत के बारे में सब कुछ साफ साफ कह दिया था, जिस पर भी विजय को कोई ऐतराज नहीं था। इस सब के बीच में उन लड़कियों वाली घटना से मेरा ध्यान बिल्कुल ही हट गया था। लेकिन एक दिन जब मैं क्लास में पढ़ाने के लिए पहुंची तो मैंने नोटिस किया कि क्लास के सबसे आखिरी वाली बेंच पर 2 लड़कियां बैठी थीं, जिनमें से एक दबी दबी आवाज में रो रही थी और दूसरी उसे चुप करा रही थी।
उसे इस तरह रोता देखकर मैं तुरंत उनके पास पहुंची। मैंने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और नॉर्मल होकर बैठ गई और कहने लगी, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसके सर पर हाथ फेर कर प्यार से पूछा, बेटा क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? तो उसने कहा कि वो बस मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है और कुछ नहीं, आप परेशान मत हो मैडम। उसकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिर वो क्या बात थी ये समझ नहीं आ रहा था। पीरियड कंप्लीट होने के बाद मैं उस लड़की को लेकर थोड़ा परेशान हो रही थी। मैंने देखा था कि वो लड़की अभी भी बहुत परेशान थी और अजीब तरह से घबरा रही थी। फिर मैंने नोटिस किया कि जब लंच टाइम में सारे बच्चे खाना खाने में और खेलने कूदने में बिजी थे, तो वो वॉशरूम की तरफ गई। मुझे न जाने क्या सूझा, मैं भी उस तरफ गई, लेकिन वो वॉशरूम से पीछे का जो एरिया था वहां पर पहुंच गई। वहां काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां खड़ी हुई थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भला वो अकेले वहां पर क्या करने जा रही है। तभी मैंने दीवार के पीछे से झांक कर देखा तो वहां वो किसी से मिलने गई थी। झाड़ी के पीछे कोई खड़ा था, लेकिन वो इंसान मुझे नजर नहीं आ रहा था। वो लड़की रो रो कर उस इंसान से कुछ बता रही थी। तभी एक मर्दाना हाथ झाड़ी के उस पार से मुझे दिखाई दिया। उसने एक गोली उस लड़की को दी और पानी की बोतल। उस लड़की ने वो गोली तुरंत ही ले ली और इसके बाद वो लड़की वहां से रोते हुए सहारा लेकर वापस लौटने लगी। मैं तुरंत ही वहां से वापस चली आई, लेकिन अब मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। भला वो आदमी कौन था और उसने कैसी गोली इस लड़की को दी थी, और ये लड़की इतना क्यों रो रही थी? जरूर यहाँ पर कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरा दिल किया कि मैं इस बारे में विजय को बताऊं, लेकिन फिर सोचा कि मैं तो खुद परेशान हूं ही, और फिर विजय भी परेशान होगा। और विजय एक आदमी है, वो भला इस सब में क्या कर लेगा? जब एक औरत होकर मैं इन लड़कियों के दिल की बात जान नहीं पा रही हूँ, तो ये लड़कियां यहाँ के जेंट्स टीचर्स को तो और भी अपने मन की बात नहीं बताएंगी। लेकिन मुझे अब इस सब का पता हर हाल में लगाना ही था। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के कमरे की तलाशी लेती हूँ। हो न हो मुझे उनके कमरे से कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। लेकिन अब उनके कमरे की तलाशी ली कैसे जाए? और दूसरा, मैं चाहती थी कि उन लड़कियों के कमरे को मैं अच्छे से खंगाल डालूं, लेकिन उन्हें मुझ पर शक भी ना हो। अब इसका तरीका क्या हो सकता था? फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। 2 दिन बाद मेरी बेटी रिया का बर्थडे था और इसीलिए मैं सभी लड़कियों को उसके हाथ से चॉकलेट दिलवाने के बहाने उनके हॉस्टल के हर एक रूम में बारी बारी से गई। और जब मैं उस लड़की के रूम में पहुंची जो उस दिन रो रही थी, वहां पर मैंने उन्हें अपनी बातों में उलझाया और चुपचाप धीरे से उनके कमरे में एक छोटा सा कैमरा रख दिया। हालांकि मुझे ये सब करते हुए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं उनके अंधेपन का फायदा उठा रही थी, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। अगले दिन मैं सफाई वाली को उनके कमरों में लेकर पहुंची कि तुम लोगों के कमरों की बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई है और इसीलिए आज सबके कमरों को साफ सुथरा कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो लड़कियां कुछ घबरा सी गईं और कहने लगी कि मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हर हफ्ते टाइम टू टाइम अपना कमरा साफ कर लेते हैं। लेकिन मैं जिद पर अड़ गई और फिर वो एक टीचर की बात काट नहीं सकती थी। फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे का समय मांगा। वो कहने लगी कि उनका कुछ जरूरी सामान है और उसको वो एक तरफ निकालना चाहती हैं, क्योंकि बाद में अगर वो सामान इधर उधर हो गया तो उन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने इस बात में हामी भर दी। आधे घंटे के बाद मैं सफाई वाली को लेकर उनके कमरों में पहुंची और अच्छे से उनके कमरों की सफाई करवा दी। उसके बाद मैंने अपना वो छुपाया हुआ कैमरा भी चुपके से वहां से निकाल लिया। उन लड़कियों ने अपना जो भी सामान होगा उसे उस आधे घंटे में उस जगह से हटा दिया था, ताकि वो मुझे ये सफाई वाली को ना मिल पाए। लेकिन मुझे पता था कि वो ऐसा कुछ करेंगी और इसीलिए मैंने पहले से ही हिडन कैमरा रख दिया था। और फिर वही हुआ जो मैं जानना चाहती थी। मैंने देखा कि उन लड़कियों ने अपनी अलमारी से कुछ कपड़े निकालकर अपने स्कूल बैग में रखे। वो कपड़े बहुत ही मॉडर्न टाइप के थे
और बहुत भद्दे थे। साथ में काफी सारा मेकअप का सामान भी था। ये सब देखकर अब मुझे इतना तो समझ आ रहा था कि जरूर इन लड़कियों से कुछ गलत काम करवाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कामों में ही इस तरह के अभद्र कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ये सभी स्कूल में क्या हो रहा था और कौन था जो इन लड़कियों का इस तरह से फायदा उठा रहा था? मेरे पास अब सबूत आ चुका था, लेकिन वो सबूत इतना मजबूत नहीं था जिसके आधार पर मैं कुछ भी कर सकती थी। इसलिए अभी मुझे और इंतजार करना था। मैंने देखा था कि क्लास में ज्यादातर लड़कियों की तबीयत कुछ अजीब तरह से खराब रहती थी। उन्हें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी और कई लड़कियों को तो बुखार भी बना रहता था। एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और अब गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी। इसीलिए सारे टीचर्स भी अपने अपने घरों को निकलने वाले थे। यहाँ पर सिर्फ वार्डन ही रहती है। कुछ लड़कियों के पेरेंट्स भी उन्हें लेने के लिए आए थे, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर लड़कियां अपने घर नहीं जा रही थी, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो घर वापस लौट कर आएं, और कुछ लड़कियों को खुद से ही अपने घर वापस लौट कर जाने का मन नहीं था। मैंने जब उनसे इस बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि मैडम, हम जब भी घर जाते हैं तो मुश्किल से एक दिन ही सुकून से बीतता है। उसके बाद हमारे घर वाले हम पर तानाकसी करना शुरू कर देते हैं। हर रोज हमारी वजह से घर में कलह होती है, जिसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेहतर तो यही है कि हम यहीं पर रहें। कम से कम यहाँ हंसी खुशी तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। उन लड़कियों की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हालांकि इन गर्मियों की छुट्टियों में मैंने सोचा था कि मैं अपनी बुआ के घर घूम आऊंगी। वो मुझसे काफी टाइम से अपने पास बुला रही थी। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रिंसिपल सर को भी दे दी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी काफी सारी स्टूडेंट्स हॉस्टल में ही रहेंगी, तो मैंने अपना मन बदल लिया और सोचा कि मैं उनके साथ यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियां बिताऊंगी और उनके साथ थोड़ी और नजदीकियां बढ़ाऊंगी, ताकि इस राज से पर्दा उठा सकूं। ये सोचते हुए मैं कहीं भी नहीं गई। बाकी सारे टीचर्स जा चुके थे। विजय भी अपने घर के लिए निकल गया था। मेरे लिए अब ये बहुत अच्छा मौका था जिससे मैं उन लड़कियों से अपनी नजदीकियां बढ़ाऊं। हॉस्टल जब काफी ज्यादा खाली हो गया, बस 20-25 लड़कियां ही बची, तो मैंने उन सब से कहा कि चलो आज हम लोग अंत्याक्षरी खेलते हैं। इसके बाद हम लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। काफी देर तक अंताक्षरी खेलने के बाद माहौल बहुत हल्का हो गया था। हम सभी बहुत खुश थे। मौका पाते ही मैंने उनसे बात करना शुरू किया। उनसे कहा कि वो अपनी लाइफ की जो भी बातें मुझे बताना चाहती हैं, मुझसे खुलकर शेयर कर सकती हैं। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि उन लड़कियों ने खुद से जुड़ी हुई बातें मुझसे साझा की, जिसमें काफी सारी ऐसी बातें थीं जिन्हें सुनकर मेरा दिल बहुत दुख गया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उन लड़कियों का गलत तरह से फायदा उठाया, जिस पर उन्हें बहुत अफसोस था। खास तौर पर इस बात का कि वो अंधी थी, इसीलिए लोगों ने उनका गलत फायदा उठाया। अगर आज उनके पास आंखों की रोशनी होती तो मजाल है कि कोई उनके साथ कुछ गलत कर सकता। उनकी इस बात पर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है। हमारे समाज में जो लड़कियां बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो भी ऐसे दरिंदों से बच नहीं पाती हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बोली, लेकिन मैडम, इसका असर हम लड़कियों पर इतना ज्यादा होता है कि हमें बहुत डर लगता है। हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, जिस वजह से हम कभी भी ऐसी चीजों का विरोध नहीं कर सकते और हमें चुपचाप सब कुछ झेलना पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ? मेरी इस बात पर वो चौंक गईं। फिर मैंने उनसे कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी लाइफ की एक सच्ची घटना बताती हूँ। मैं उस वक्त काफी छोटी थी, तब मेरे साथ भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई। जैसे कभी माँ के साथ जब मार्केट गई तो वहाँ किसी ने यहाँ वहाँ से छुआ। कभी स्कूल जाते हुए अचानक से किसी ने हाथ मार दिया तो कोई पीछा करता था। मैं ऐसी चीजों से बहुत डरती थी और कभी मैंने इन सब बातों के बारे में किसी को नहीं बताया। मुझे लगा कि अगर मैं किसी से कुछ कहा तो फिर मुझे ही सब लोग गलत समझेंगे। मैं भी तुम सब की तरह खुद को बहुत कमजोर समझती थी।
और इसीलिए मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई। उस साल मेरा 12th था। मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड मीनाक्षी भी पढ़ती थी। हम दोनों लोग स्कूल से बस से आते जाते थे। उसके घर का सबसे लास्ट स्टॉपेज था और इसीलिए वो बस में सबसे आखिरी स्टूडेंट होती थी। उस दिन जब मैं अपने घर पर उतरी, तब मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास तो मेरी फ्रेंड की कॉपी है और उस वक्त एग्जाम चल रहे थे। मुझे लगा कि उसे भी पढ़ना होगा, इसीलिए मुझे उसकी कॉपी अभी और इसी वक्त उसे दे देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं शाम तक उसकी कॉपी वापस करना भूल जाऊं। मीनाक्षी का घर मेरे घर से 20-25 कदम की दूरी पर था। मैं पैदल ही उसके घर की तरफ चली गई, लेकिन तभी मैंने देखा कि हमारे स्कूल की बस उसके घर के सामने रुकी ही नहीं, बल्कि सीधा तेज रफ्तार में आगे बढ़ती चली गई। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा कि मेरी फ्रेंड मीनाक्षी अपने घर पर उतरी क्यों नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। तभी पीछे से एक टैक्सी आ रही थी। मैंने उन टैक्सी वाले भैया से उस बस का पीछा करने के लिए कहा। काफी आगे जाने के बाद वो बस एक वीरान जगह पर मुड़ गई और फिर मैंने उस झाड़ियों के पास खड़े हुए देखा। मैं टैक्सी से वहीं उतर गई और अपनी फ्रेंड को ढूंढने लगी। बस के पास पहुंची तो देखा कि बस तो बिल्कुल खाली थी। मुझे बहुत बुरी तरह से डर लगने लगा कि मेरी फ्रेंड मीनाक्षी आखिर कहाँ गई। तभी मुझे अचानक से मीनाक्षी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं उन झाड़ियों को पार करती हुई अंदर जंगल में चली गई और जैसे ही मेरे सामने नजर पड़ी तो मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मेरी फ्रेंड के साथ उस वक्त खींचातानी कर रहे थे। उन्हें देखते ही मैं समझ गई कि वो मेरी फ्रेंड के साथ क्या करने वाले हैं। वो बुरी तरह से उनके सामने हाथ जोड़कर रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी और उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी। लेकिन उन दोनों में से किसी को भी उस पर तरस नहीं आ रहा था। उन्होंने उसके ऊपर की शर्ट को पूरी तरह से फाड़ दिया था। वो उन्हें भगवान का वास्ता दे रही थी, लेकिन उन दरिंदों में दया नाम की चीज नहीं थी। उन्होंने मेरी फ्रेंड का मुंह इतनी कसकर दबाया कि उसके दांत उसके होंठों में गड़ गए, जिससे उसके खून निकलने लगा। और फिर उन्होंने उसकी आवाज को बंद करवाने के लिए कई सारे थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिए। वो बुरी तरह से उनकी कैद में छटपटा रही थी, लेकिन वो लोग उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। मैं, जो खुद को एक कमजोर लड़की समझती थी, जिसने कभी भी आज तक अपने डिफेंस में खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटाई थी और अपने साथ गलत करने वाले लोगों का कभी विरोध नहीं किया था, उस वक्त अपनी दोस्त को ऐसी हालत में देखकर मेरे अंदर न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई। मैं उस वक्त गुस्से से भरी पड़ी थी और कुछ भी करके अपनी दोस्त को उन दरिंदों से बचा लेना चाहती थी। और इसीलिए मैंने न आओ देखा न ताओ और पास ही पड़ा हुआ एक नुकीला पत्थर उठाया और सबसे पहले उस कंडक्टर के सर पर दे मारा। एक ही बार में उसके सर से खून की पिचकारी निकल पड़ी और वो दर्द से तिलमिला उठा। उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उठ के पलट कर मुझ पर वार करता। ये देखकर वो ड्राइवर पहले तो घबराया, लेकिन फिर वो मुझे अपने काबू में करने के लिए जोर से मेरे ऊपर लपका। लेकिन इससे पहले मैंने उसके सर पर भी वो पत्थर कसकर मारा और फिर उसका भी कंडक्टर जैसा ही हाल हुआ। वो दोनों काफी देर तक जमीन पर पड़े पड़े तड़पते रहे। उनके सर से लगातार खून बह रहा था। मेरी सहेली मीनाक्षी तुरंत ही मेरे गले से लग गई। हम दोनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगाए बहुत देर रोती रहीं। उसकी हालत उस वक्त बहुत खराब थी। मैंने मीनाक्षी के आंसुओं को पोंछा और उससे कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने देखा ना कि ऐसे लोगों का मैंने क्या हाल किया है, इसलिए अब तुम ऐसे लोगों से कभी नहीं डरोगी। मीनाक्षी ने देखा कि कुछ ही देर में वो कंडक्टर और ड्राइवर बिल्कुल शांत पड़ गए थे। वो समझ गई कि वो मर चुके हैं। ये देखते ही उसने तुरंत ही मेरे हाथ से वो पत्थर ले लिया और मुझसे कहा कि मैं किसी के भी सामने ये ना कहूँ कि मैं उसे वहां बचाने के लिए आई थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, पर मीनाक्षी ने मुझे अपनी दोस्ती का वास्ता दिया। शाम तक पुलिस को ये खबर मिल चुकी थी। मीनाक्षी ने उन दोनों के खून का इल्जाम अपने सर लिया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी और मैं चुप्पी साधे अपने घर में थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मीनाक्षी को कोर्ट में पेश किया गया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी सहेली को सजा ना हो जाए।
उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण नजर आई, मेरी बुआ जी। दरअसल मेरी बुआ एक बहुत अच्छी वकील थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुना था, इसीलिए मेरे पिता और दादाजी ने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। उन्होंने उनके एक फैसले की वजह से ये भी नहीं देखा कि उनकी बेटी कितनी होनहार थी। मैंने इस वक्त चुपके से अपनी बुआ को फोन किया और उनसे भीख मांगी कि वो किसी भी तरह से मेरी सहेली को बचा लें। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी कि उन लोगों का खून मेरी सहेली ने नहीं बल्कि मैंने किया है, और उसने ही वो सारा इल्जाम मुझे बचाने की खातिर अपने सर पर ले लिया था। इसके बाद मेरी सहेली का केस मेरी बुआ ने ही लड़ा। वो इतनी होनहार थी कि उन्होंने कोर्ट में इस बात की अच्छे से दलील दी कि मीनाक्षी ने सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने की खातिर उन जैसे दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था, और कोई भी इंसान अपने डिफेंस में ऐसा ही करेगा। कोर्ट ने भी सच्चाई का साथ दिया और मीनाक्षी को बाइज्जत बरी कर दिया था। हम बहुत खुश थे। आज तक ये हकीकत सिर्फ मुझे, मेरी बुआ और मेरी फ्रेंड को ही पता है, लेकिन उस वक्त मैंने जो हिम्मत दिखाई थी वो मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम में से सभी लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होती है। हम लड़कियां हमेशा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती हैं, और इसीलिए जुल्म करने वाले हम पर जुल्म करते हैं। जिस दिन हम ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरी इस बात पर वहां बैठी हर एक लड़की हिम्मत से भर गई थी। तभी उनमें से एक लड़की बोली, मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद नजर आई कि अब शायद मैं सच्चाई तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ भी कहती, विजय अचानक वहां पर आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं गए? तो कहने लगा कि मैं तो निकल गया था, लेकिन आधे रास्ते में मुझे पता चला कि तुम हॉस्टल में ही रुकी हो और बच्चियों का ख्याल रख रही हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारा साथ दूं, और इसीलिए मैं वापस आ गया। मैंने उससे कहा, अच्छा किया जो तुम भी आ गए। मैंने दोबारा से उस लड़की से कहा कि हाँ, बताओ बेटा, तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? पर उसने इनकार कर दिया। वो बोली, नहीं मैडम, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। ये देखकर मुझे अजीब लगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो लड़कियां विजय के सामने कुछ भी नहीं बताना चाहती थीं। मुझे विजय के वहां पर आ जाने से बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार सकती थी। जब तक गर्मियों की छुट्टियां चली, तब तक मैंने देखा कि अब वो शख्स जो लड़कियों को लेकर रात को कहीं जाता था, वो कहीं भी नहीं दिख रहा था और किसी भी लड़की को लेकर नहीं जा रहा था। इससे मुझे यही लगा कि शायद हमारे स्कूल के स्टाफ में से ही किसी का ये काम है, जो कि अभी छुट्टियों की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है। छुट्टियां बहुत अच्छे से बीत गईं और अब फिर से पहले की तरह स्कूल स्टार्ट हो गया था, और मैं भी अब फिर से लड़कियों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। अगली रात मैंने देखा कि फिर से एक शॉल ओढ़े हुए शख्स दो लड़कियों को लेकर पीछे वाले रास्ते से कहीं लेकर निकल गया, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जान कर ही रहूंगी कि वो इंसान इन लड़कियों को लेकर कहाँ जाता है। इसीलिए मैं भी तुरंत ही उनके पीछे निकल गई। मैंने पहले से ही एक साइकिल बाहर निकाल कर रखी हुई थी। इस साइकिल से मैंने उनकी वैन का पीछा किया और मैं उस वक्त दंग रह गई जब मैंने देखा कि वो गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने जाकर रुकी थी। मैं चुपके चुपके उन लोगों का पीछा करने लगी। वो आदमी उन लड़कियों को लेकर होटल के एक रूम के सामने पहुंचा और फिर उसने उस रूम का दरवाजा खोलकर उन दोनों लड़कियों को अंदर भेज दिया और खुद बगल वाले रूम में चला गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद रूम का दरवाजा खुला और वो लड़कियां बहुत बुरी हालत में बाहर निकली। वो उस वक्त काफी रो रही थीं। फिर जैसे ही बगल वाले रूम से उस आदमी ने उन लड़कियों को अपने साथ लेकर चलना शुरू किया, तभी वहां पर पुलिस आ गई, जिसे देखकर उस आदमी के होश उड़ चुके थे। दरअसल पुलिस को खबर मैंने ही की थी। मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ पर जरूर कुछ गलत ही हो रहा है, और इसीलिए इन 2 घंटे में मैंने पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया था। मैं भी तुरंत ही उन लोगों के सामने पहुंची तो वो आदमी बुरी तरह से घबरा गया। जब उन लड़कियों ने मेरी आवाज सुनी तो वो मेरा नाम लेकर पुकारने लगी।
मानसी मैडम, हमें बचा लीजिए। मैंने आगे बढ़कर उन्हें अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूं ना, और पुलिस भी आ चुकी है। मैंने जैसे ही उस आदमी के चेहरे से शॉल हटाया तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि विजय ही था। मैंने विजय के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने कहा कि मैंने तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन तुम इतने नीच और गिरे हुए इंसान निकलोगे, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। विजय मुझसे माफी मांगने लगा, कहने लगा कि ये मेरी मजबूरी थी, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और इसीलिए मुझे इस गलत काम में प्रिंसिपल का साथ देना पड़ा। ये सुनते ही मैं और ज्यादा चौंक गई। पुलिस ने विजय से कहा कि अब तुम हमें सारी सच्चाई बताओ। विजय ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार की तरफ से इन्हें सुविधाएं देने को काफी सारा पैसा आता है, जिसमें से ज्यादातर पैसा प्रिंसिपल अपने पास ही रख लेता है। लेकिन प्रिंसिपल एक नंबर का लालची है, उसे और भी ज्यादा पैसे कमाने थे और इसीलिए उसने इन लड़कियों के अंधेपन का फायदा उठाया ताकि वो इनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ, मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने मुझे इस काम में अपना साथ देने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं इन लड़कियों को इस बात के लिए तैयार करूं कि सरकार की तरफ से सरकारी डॉक्टर मुहैया कराए जा रहे हैं, जो कि इनका ट्रीटमेंट करने के बाद इन्हें इनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा सकते हैं। एक बार अगर तुम इन्हें इस बात का यकीन दिला दोगे तो ये तुम्हारे साथ खुशी खुशी अपने ट्रीटमेंट के लिए जाने को तैयार हो जाएंगी, और जैसे ही ये इस जाल में फंसेंगी तो दोबारा कभी निकल नहीं सकेंगी। इस तरकीब को अपनाते हुए मैं हर रात 2 लड़कियों को राजी करके मेरे साथ अपनी आंखों की जांच कराने के लिए ले जाता। ये बेचारी लड़कियां इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए बहुत बेताब थीं और ये हर हाल में अपनी आंखों की रोशनी वापस पाना चाहती थीं। इसीलिए इन्होंने मुझ पर यकीन कर लिया। मैं चेकअप के बहाने से इन्हें यहाँ होटल में लाया और जो दरिंदा हमें इनके साथ एक रात के बदले मोटी रकम देने को तैयार हो जाता था, उसके हवाले हम इन्हें कर दिया करते थे। ये बहुत रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन हम में से किसी ने भी इन पर तरस नहीं खाया और फिर हमने इन्हें धमकी दी कि उनकी हमने वीडियो बना ली है और अगर इन्होंने ये सच्चाई किसी को भी बताई तो उनकी वो वीडियो हम इंटरनेट पर डाल देंगे। फिर तो उनके घर वाले इनसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। इस बात से ये लड़कियां बहुत डर गईं और फिर इन्होंने अपने ऊपर होने वाली ज्यादती के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। इस बीच कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ लड़कियां पेट से हो जाती थीं, तो प्रिंसिपल उन लड़कियों के बच्चों को हटाने वाली गोली दे देता था। मजबूरन वो गोली इन लड़कियों को हर हाल में खानी ही पड़ती थी। विजय मेरे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि उसने ये सब कुछ मजबूरी में किया है। मैंने उससे कहा कि कुछ भी तुमने मजबूरी में नहीं किया, अगर तुम इतने ही मजबूर थे तो कुछ और काम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने ये घटिया काम चुना क्योंकि तुम खुद भी एक घटिया इंसान हो। पुलिस ने तुरंत ही विजय और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद स्कूल की काफी सारी लड़कियों का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिससे ये बात साबित हुई कि उन लड़कियों के साथ इन लोगों ने कितना बुरा किया था। और जब दुनिया के सामने ये सच्चाई आई कि उन अंधी लड़कियों का इस तरह से फायदा उठाया गया है, तो उनके घर वालों ने जो थोड़ा बहुत मतलब पहले उनसे रखा हुआ था वो भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इससे वो लड़कियां बहुत बुरी तरह से टूट गईं। लेकिन मैंने उन लड़कियों का हौसला बढ़ाया। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें अब अपने लिए जीना है, अपनी खुशियों के लिए, और खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना है, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का सहारा भी बनना है। इस बीच मैंने एक एनजीओ में जाकर बात की तो उन्होंने उन लड़कियों को कई सारे हुनर सिखाने की मुहिम शुरू की ताकि वो लड़कियां आगे चलकर अपने हुनर को अपना प्रोफेशन बनाकर भी जिंदगी में अपनी पहचान बना सकें। आज वो सभी लड़कियां बहुत खुश हैं। वो अपनी जिंदगी को बनाने में इतनी मशरूफ हैं कि अब उनके पास अपने अतीत के घाव को याद करने का वक्त ही नहीं है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।